नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं पीसीएस के चैनल पे। यानी कि अब हम डेली करंट अफेयर इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण फोकस होने वाला है हमारा स्टेट की न्यूज़ पे, और साथ ही साथ जो नेशनल न्यूज़ होती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, आपके स्टेट के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उन सारी न्यूज़ पे। तो आज से ये आपका शुरू हो रहा है। डेली आपकी करंट अफेयर की अब क्लासेस चलेंगी। डेली करंट अफेयर में जो जो महत्वपूर्ण और चर्चित मुद्दे होंगे वो आपको यहाँ पर डिस्कस कराए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देख लेते हैं कि बैच से संबंधित हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। फाउंडेशन बैच बीपीएससी का कब से 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसमें आपको 50% की छूट दी जा रही है, यानी कि अब आपको सिर्फ 25,000 रुपए जमा करने हैं और आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस कोर्स में आपको 500 से अधिक घंटे की कक्षाएं मिलेंगी। साथ ही साथ कोर्स की वैधता की यदि मैं बात करूं तो 1 वर्ष तक आपका यह कोर्स वैध रहेगा। प्रतिदिन आपकी 2 कक्षाएं होंगी, नियमित क्लास टेस्ट होंगे और आपके जो नोट्स हैं वो प्रिंटेड नोट्स आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर एंड वेबसाइट शो हो रही होगी, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। डेली 5 मुद्दे मैं डिस्कस करूंगी आप सभी से। एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, वो बहुत क्रिस्प होगा, जिससे आपको मतलब आसानी से छोटे कम लेक्चर में सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है आज की न्यूज। तो डेली 5 टॉपिक जैसे कि मैंने बोला कि मुझे डिस्कस करने हैं, तो देखते हैं कौन कौन से ये 5 टॉपिक हैं। पहला है बिहार ने जारी करी जातिगत सर्वे। तो इस सर्वे के बारे में बात करेंगे। बहुत लंबे समय से यह सर्वे चल रहा था, पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, बाद में इसको मंजूरी दे दी गई। क्या कारण थे, क्यों मंजूरी दे दी गई, इस पर भी बात करेंगे। इसके बाद नोबेल पुरस्कार 2023 अभी दिए जा रहे हैं, तो किसको किसको नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं इनके बारे में चर्चा की जाएगी। फिर तीसरा है हमारा बसोहली पश्मीना को जीआई टैग दिया है। इससे पहले भी पश्मीना शॉल को जीआई टैग मिल चुका है, लेकिन यह कौन सी शॉल है, बसोहली पश्मीना, इसको जीआई टैग दिया गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, तो यह किस सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, इसके बारे में बात करेंगे और इस योजना के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, इन सारे मुद्दों को डिस्कस करेंगे। अंत में हमारा नैनो पीटीए। तो क्या है ये नैनो पीटीए, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली न्यूज से। बिहार ने जारी की जातिगत सर्वे। देखिए यहां पर आप एक वर्ड देख रहे हैं, दैट इज व्हाट, सर्वे। इसी को जब चेंज किया बिहार सरकार ने और इसके लिए जब उसने प्रस्ताव रखे, कहां पर, पटना हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट ने गणना वर्ड पर क्या लगा दिया था, पाबंदी लगा दी थी कि जातिगत गणना आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इसमें चेंजमेंट किए गए, इसको जातिगत सर्वे बोला गया। और इस सर्वे को करने का उद्देश्य क्या है, जब इसके बारे में प्रॉपर पटना हाईकोर्ट को बताया गया कि यह सर्वे किस कारण से किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके पश्चात पटना हाईकोर्ट ने इस सर्वे को आगे सुचारू रूप से जारी रखने के लिए क्या कर दिया कि आपको अनुमति है, आप यह सर्वे कर सकते हैं। तो पहली बात, यह जातिगत गणना नहीं थी, यह जातिगत क्या था, सर्वे था, और सर्वे हुआ तभी पटना हाईकोर्ट ने इसको मंजूरी दी। चलिए ये तो बात रही जातिगत गणना और सर्वे की। इसके बाद क्या इसका उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य यह था कि हमें सभी जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, इसके बाद सामान्य वर्ग में कौन आता है, इन सारे वर्गों के बारे में यदि हमारे पास डेटा होगा, जैसे कि सरकार ने, बिहार सरकार ने बोला कि यदि हमारे पास डेटा होगा तो हम उनसे संबंधित जो योजनाएं हैं, उनको कितना आरक्षण देना है, इसको सुचारू रूप से बैठ करके इस पे योजना बना सकते हैं और उन तक लाभ पहुंचा सकते हैं। यह इस गणना का मेन उद्देश्य पटना हाईकोर्ट को बताया गया। और इसके बाद इसने क्या किया कि आप इस यह जो सर्वे है इसको जारी कर सकते हो। तो इसके उद्देश्य की यदि मैं बात करूं तो क्या था कि यदि हमें हर कैटेगरीज के बारे में पता होगा कि पिछड़ा वर्ग कितने प्रतिशत लोग रहते हैं बिहार में, अति पिछड़ा वर्ग के कितने प्रतिशत लोग हैं, सामान्य, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के, तो हम इनके विकास के लिए जो इनसे ओरिएंटेड यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशली क्या है, योजनाएं चला सकते हैं, ताकि इस वर्ग को अलग से हम क्या दे सके, फायदा दे सके और इनको क्या कर सके, उठा सके, समाज में इनको इनका स्थान दिला सके। ठीक है, तो यह कारण था और इस कारण से यह जातिगत सर्वे आपका किया गया। और सर्वे के बाद अभी आप देखोगे कि 10% रिजर्वेशन भी प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है,
या नेक्स्ट सेक्शन में आपको पता चलेगा। चलिए, तो हाल ही में बिहार ने जाति सर्वेक्षण परिणामों को जारी किया है। अब देख लेते हैं भाई कि बिहार में जाति गणना के आंकड़े, जैसे कि मैंने बोला ये गणना वर्ड पर ही प्रॉब्लम थी, सर्वे है ये, ठीक है, आंकड़े जारी किए। अब ये क्या थे आंकड़े, तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लोगों की यदि मैं बात करूं तो संख्या कितनी है पिछड़ा वर्ग के लोगों की, तो यह है 27.12% बिहार में पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो निवास करते हैं। इसके बाद अति पिछड़ा वर्ग क्या है, कितने प्रतिशत है, तो 36.01% है अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, सामान्य में देख लेते हैं, तो सामान्य में 50.52% लोग हैं जो बिहार में निवास करते हैं। इसके बाद अनुसूचित जनजाति के लोगों की यदि मैं बात करूं तो 19% लोग हैं जो बिहार में निवास करते हैं। और इसके पश्चात आता है अनुसूचित जनजाति, इसमें 1.68% लोग हैं जो यहाँ पर निवास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थे उनके आंकड़े, उनसे संबंधित। अब देख लेते हैं कि जात आधारित गणना जो धर्म से जुड़ी हुई थी, यानी कि कितने प्रतिशत लोग बिहार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म से जुड़े हुए रहते हैं, तो इनकी बात कर लेते हैं। हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर 81.9% हैं। यदि मैं मुस्लिम धर्म की बात करूं तो यहाँ पर 17.7% लोग हैं। साथ ही साथ ईसाई धर्म की बात करूं तो 0.0576% लोग यहाँ पर रहते हैं। और इसके बाद आ जाता है सिख धर्म, तो 0.0113% लोग हैं जो सिख धर्म से बिलोंग करते हैं। वहीं बौद्ध धर्म की यदि बात की जाए तो बौद्ध का गया बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है। एंशिएंट में देखा जाए तो यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म काफी विकसित हुआ, ठीक। लेकिन फिर भी यहाँ मैं देखूं यदि बौद्ध और जैन की, तो यहाँ पे इनकी संख्या बहुत ही कम है। बौद्ध धर्म की बात करूं तो 0.085% है। वहीं यदि जैन धर्म की बात की जाती है तो 0.009% यहाँ पर इनकी जनसंख्या निवास करती है। तो यह था डेटा जो अभी सरकार द्वारा जारी किया गया, किसका, जातिगत सर्वे का, ठीक है। तो ये तो हमने जान लिया बिहार के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं दूसरी न्यूज हमारी कौन सी है। बसोला पश्मीना शॉल से संबंधित है, जीआई टैग मिला है। बहुत जीआई टैग देने का उद्देश्य क्या होता है, तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो वहां की जो उस एरिया की फेमस चीज है, चाहे वो खाद्य से संबंधित हो, चाहे वो हस्तशिल्प से संबंधित हो, ठीक है, उस एरिया की जो भी फेमस चीज है और काफी लंबे समय से चली आ रही है, उसका एक ऐतिहासिक महत्व है, उसको क्या करना है, उसको बढ़ावा देना है। किस तौर पे बढ़ावा देना है, ताकि ये जो लोग, जो भी वर्ग वह कार्य कर रहा है, एक तो उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, प्लस वो जो उत्पाद है उसको एक नेशनल पहचान जो है और इंटरनेशनल पहचान जो है वो दिलाने का प्रयास किया जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि इसमें उस प्रोडक्ट की लेबलिंग कर दी जाती है। लेबलिंग करने के पश्चात वह प्रोडक्ट जो है उसको नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में बेचने का प्रयास किया जाता है। पैकेजिंग होती है प्रॉपर, उसको ई कॉमर्स की साइट से जोड़ने का प्रयास किया जाता है और इससे वह जो सिर्फ एक सीमित एरिया में कार्य हो रहा था उसका विस्तार होता है। विस्तार होता है तो उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा यह होता है कि वहां के जो आसपास के लोग हैं उनको रोजगार मिलता है, ठीक है, उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। और यदि पूरा मैं होलसम करके देखूं तो उस स्टेट की इकोनॉमी भी क्या होती है, उस एक प्रोडक्ट से बिल्ड होने लगती है, ठीक है। तो यही इसका मेन मोटो होता है और साथ ही साथ इसका यह उद्देश्य भी होता है कि यह जो किसी एक प्रॉपर स्टेट की कोई बहुत ही फेमस चीज है या प्रॉपर जगह की कोई बहुत ही फेमस चीज है तो उसको उसकी प्रामाणिकता मिल जाए, ठीक है। प्रामाणिकता मिल जाएगी तो कोई और उस प्रकार की चीजें या उससे संबंधित, एक होता है ना कि मैंने इसका क्या ले लिया है, बहुत ही फेमस वर्ड है कि मेरे पास इसका पेटेंट है, तो वो पेटेंट उन्हीं के पास रहे, किसी और के पास ना चला जाए, कोई कॉपी ना कर ले। तो बेसिकली यह रीजन रहता है इस चीज का, ठीक है। तो इसका मतलब भी यही होता है कि हमें क्या मिल गया है कि इस चीज का, भाई ये हम इसको उत्पादित करते हैं, हम इसका निर्माण करते हैं, अब इस पर लेबलिंग लग गई और जीआई टैग बेसिकली एक लेबल होता है जो प्रोडक्ट पर लगा दिया जाता है। तो यह तो बात थी कि इससे फायदा क्या क्या होता है और इसीलिए जीआई टैग भी दिए जाते हैं। देख लेते हैं भाई, तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है, कौन सा, हमारा बसोहली पश्मीना। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के पारंपरिक शिल्प,
क्या है, बसोहली पश्मीना को क्या दिया गया है, भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। ठीक है, यह कठुआ जिले के बसोहली क्षेत्र का 100 वर्ष से अधिक पुराना पारंपरिक शिल्प है। ठीक है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह 100 वर्ष से भी अधिक पुराना शिल्प है और यह बेसिकली हाथ से इसमें कार्य किया जाता है, हाथ से कटाई होती है इसकी, देन इसको बुना जाता है, तो इसलिए और भी ज्यादा ये क्या हो जाता है, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसमें हाथ से काट कर इसको बनाया जाता है और यह अपने अत्यधिक कोमलता, सुंदरता और हल्के वजन के लिए जाना जाता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं देखने में, साथ ही साथ बहुत लाइट वेटेड होते हैं और बहुत ही क्या होते हैं, हल्के वजन के, जैसे मैंने बताया कि लाइट वेटेड होते हैं, इसलिए यह बहुत ही सुंदर भी लगते हैं। अब इनका यूज कैसे किया जाता है, तो इनका यूज पुरुष और महिलाएं दोनों ही करते हैं। किस प्रकार करते हैं, तो शॉल, मफलर, कंबल, इन सारी जगहों पर इसका यूज किया जाता है और ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं जीआई टैग के बारे में। जैसे मैंने बताया आपको कि जीआई टैग देने का उद्देश्य क्या है, अब देख लेते हैं कौन देता है जीआई टैग। तो यह किसी कृषि, प्राकृतिक अथवा विनिर्मित उत्पाद जैसे कि हस्तशिल्प तथा औद्योगिक वस्तु को प्रदान किया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, कि एक जैसे ये बसोहली पश्मीना हो गया, ये किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जम्मू कश्मीर, उसका जो गांव है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, इसके बाद इसका विनियमन भौगोलिक सूचकांक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है। ठीक है, इसे भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, मतलब यदि मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो कहां पे मौजूद है, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर मौजूद है, यहीं पर इसकी रजिस्ट्री की जाती है, इसको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। यदि मैं बात करूं कि सर्वप्रथम जीआई टैग भारत में किस वस्तु को दिया गया था, तो यह एक चाय थी। ठीक है, कृषि से संबंधित वस्तु थी, इसको जीआई टैग प्रदान किया था। कौन सी चाय थी, दार्जिलिंग टी थी, जिसको 2004 में जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आ जाते हैं, नंदनी कृषक समृद्धि योजना। तो यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि ये किस स्टेट में शुरू की जा रही है। यह योजना, यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना शुरू की जा रही है और इसमें क्या किया जा रहा है, 25 गाय उपलब्ध करवाई जाएंगी। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, और उसको आपको क्या करना है, उनका पालन पोषण करना है, उनको चारा खिलाना है एंड देन उनसे जो भी डेयरी प्रोडक्ट उत्पादित होता है उसको बेच करके आप समर्थ किसान बन सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा यह नंदनी कृषक समृद्धि योजना जो है वो शुरू की गई है। ठीक है, इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों और पशुपालकों को डेयरी खोलने के लिए, क्या खोलने के लिए, डेयरी खोलने के लिए 25 देसी नस्ल की गाय, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, 25 देसी नस्ल की गाय हैं, ये क्या है, प्रोवाइड कराई जाएंगी, उपलब्ध कराई जाएंगी। अब इसका देखो, इसके पीछे यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि 25 देसी नस्ल की गाय इनको प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पे देसी देने का उद्देश्य क्या है, आप देखते हो कि बहुत सारे पशुपालन केंद्र हैं या बहुत सारे लोगों ने आश्रम बना रखे हैं जहां पर गाय रह रही हैं। आप वृंदावन चले जाओ, बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं, वहां पर गाय निवास करती है। इससे दो फायदे होंगे। फायदे कैसे होंगे, एक तो लोग क्या है, डेयरी उत्पादित करेंगे, उनको 25 गाय मुफ्त में सरकार के द्वारा दी जा रही है, और साथ ही साथ दूसरा फायदा इससे ये होगा कि जो गाय सड़कों पर घूमती रहती थी उनको क्या है, आश्रम में रख दिया जाता है। कुछ लोग अच्छे होते हैं, सामाजिक कार्य कर रहे होते हैं, गाय के प्रति उनकी संवेदनशीलता होती है, तो वो गायों को उठा करके सड़कों से कहाँ ले जाते हैं, अपने चारागृह या आश्रम होते हैं वहां ले जाते हैं, वहां उनको पालते हैं। तो आश्रमों में गायों की संख्या ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। ठीक है, गाय यहाँ पर रह रही हैं, तो उनको, वो गाय जो अनाथ है, एक तरीके से मैं उन्हें अनाथ ही कहूंगी क्योंकि उनका मालिक कोई उस तरह से नहीं है, वो एक आश्रम में निवास कर रही हैं, तो उन गायों को क्या मिल जाएगा, एक स्थान मिल जाएगा रहने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए वहां पर चारा, सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। तो 25 गाय यदि आप इमेजिन करो कि किसी किसान को दी जा रही है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी भी किसान को दे दी जाएंगी, यहाँ पे एक पात्रता डिसाइड है, कैटेगरी डिसाइड है कि उन्हीं लोगों को ये 25 गाय उपलब्ध कराई जाएंगी। तो देसी नस्ल की गाय लिखने का उद्देश्य यह है कि जितने भी आप बैक में देखोगे जाकर के कि आपके यहाँ पे बहुत सारी गाय घूम रही होंगी। ठीक है, और आप देखो जाकर के तबेले में या फिर ऐसे आश्रमों में बहुत सारी गाय रह रही है, आप आए दिन सुनते हो कि गाय का एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई, रेल पटरी पे जाकर के वो कट गई।
ठीक है। तो इसलिए वो जो गाय आवारा घूम रही हैं, जिनके कोई मालिक नहीं है, उनको मालिक भी मिल जाएंगे, और आश्रमों में जो गाय निवास कर रही हैं, जिनको सही से उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, पालन पोषण नहीं हो रहा है, तो वही गाय यहाँ पर आपको क्या की जाएंगी, उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है। तो यह इसका मेन मोटो है। इससे दो लाभ मिलेंगे। एक तो सड़कों पर जो घूमते हैं उनमें भी कमी आएगी, गायों का हम संरक्षण भी कर पाएंगे, जो हमारा उद्देश्य है, क्योंकि गाय हमारी क्या है, माता। हिंदू धर्म में उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर डेयरी खोलने के लिए कृषकों को सहायता भी मिल जाएगी। चलिए, तो ये उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो ये था देसी के पीछे का पूरा मतलब। चलिए अब देखते हैं। तो 25 दुधारू गायों की एक इकाई स्थापित करने हेतु तो सरकार लाभार्थी को कुल खर्च का, जितना भी खर्च हो रहा होगा उसका क्या करेगी, 50% अनुदान देगी, या अधिकतम कितना पैसा देगी, अधिकतम 31,25,000 रुपए प्रदान करेगी। टोटल जो खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, 63 लाख समथिंग कुछ खर्चा आ रहा है, जिसको सरकार उसका आधा खर्चा यानी कि 31 लाख तक, या फिर दोनों में से जो ज्यादा हुआ, अगर 31 लाख ज्यादा है तो वो दे देगी, यदि 50% है तो वो दे देगी, लेकिन इससे ऊपर का जो होगा वो नहीं देगी। ठीक, 50% ही खर्चा सरकार वहन करने वाली है। आगे आते हैं। इस योजना की शुरुआत किसानों की आय बढ़ाने, अब इससे फायदा क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जब डेयरी स्थापित करी जाएगी वो क्या करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स को मार्केट में जाकर के बेचेंगे, तो उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भी बनेंगे किसान, और स्वदेशी नस्ल की गायों के प्रति रुझान भी बढ़ेगा। जैसे मैंने बोला कि स्वदेशी नस्ल की जो गाय हैं, जो घूमती रहती हैं, जिनके कोई मालिक नहीं है, आवारा गाय हैं, आए दिन उनकी मृत्यु हो रही है, तो उनके प्रति भी रुझान भी बढ़ेगा। और यह जो चलाया जा रहा है आपका मिशन, यह नंदा बाबा दुग्ध मिशन के तहत इस मिशन की शुरुआत की गई है। तो यह लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस मिशन के तहत चलाई जा रही है, तो नंदा बाबा दुग्ध मिशन के तहत चलाया जा रहा है। बजट की यदि मैं बात करूं तो इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट सरकार द्वारा आवंटित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हम देख लेते हैं आप पात्रता के बारे में। तो पात्रता क्या है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। पात्रता से तात्पर्य ये है कि कौन कौन से लोग हैं जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, जिनको 25 गायें सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश का पंजीकृत किसान होना चाहिए। कैसा किसान होना चाहिए, पंजीकृत किसान होना चाहिए, तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। कम से कम 3 साल का गौपालन का अनुभव होना चाहिए। इसके पश्चात जो गौवंश है उनकी ईयर टैगिंग होनी अनिवार्य है। तो जितने भी गाय हैं उनकी ईयर, आप देखते हो ना कि कई गाय आपको घूमते हुए मिल जाएंगी जहां पर उनके कानों में कुछ टैग टाइप का लगा है, तो वैसा ही क्या है कि उनकी ईयर टैगिंग होना अनिवार्य है, ईयर टैगिंग होनी चाहिए। और इस योजना का लाभ पूर्व में संचालित कामधेनु, मिनी कामधेनु एवं माइक्रो कामधेनु योजना के लाभार्थी नहीं उठा सकेंगे। ठीक है। तो जो इस प्रकार की योजना का लाभ पहले से उठा रहे हैं, जो सरकार द्वारा चलाई गई है, तो वह लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं, यानी कि वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे आपने पात्रता देख ली। आगे देख लेते हैं आप कौन सी न्यूज है जिस पे हम बात करने वाले हैं। यह न्यूज है हमारी नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित। यहाँ पर हम नाम देखेंगे किसको दिया गया है और किस कारण से दिया गया है, यानी किस क्षेत्र में किस वजह से दिया गया है। देखिए, चिकित्सा में यदि मैं नोबेल की बात करूं तो किसे दिया गया है, कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को संयुक्त रूप से यह नोबेल प्रदान किया गया है। ठीक है। अब रीजन क्या है, इन्होंने न्यूक्लियोसाइड आधार संशोधन से संबंधित खोज करी है, इसके लिए इनको यह नोबेल दिया गया है। और इस खोज से फायदा क्या हुआ है, तो कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास में इसको सक्षम बनाया है। जो टीके हैं उनको सक्षम बनाया है, इसीलिए इनको यह नोबेल प्राइज दिया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा योगदान है। कोविड-19 के समय आप जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में कितना डिजास्टर हुआ, तो यहाँ पर कोविड-19 का जो टीका होता है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसको इन डॉक्टर्स ने, किसने, कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन ने क्या है निर्माण किया, उससे संबंधित हमें जानकारी दी, तो इसीलिए इनको यह श्रेय जाता है और इन्हीं को यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। रसायन में देख लेते हैं किसको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो रसायन में मोंगी जी बावेंडी, लुई ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव, इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और किस लिए प्रदान किया गया है, क्योंकि इन्होंने
क्वांटम डॉट्स की खोज की है और उनको संश्लेषित किया है, इसीलिए इनको यह नोबेल प्राइज दिया गया है। नाम याद रखिएगा, 3 लोग हैं इसमें, कौन कौन से? मोंगी जी। अब मोंगी जी अगर ऐसे नहीं याद हो रहे तो आप मैगी जी करके याद कर लीजिए, बट याद हो जाएगा आपको, ठीक है। मोंगी जी, बाविंडे, लुई ब्रूस और इसके बाद अलेक्सी आई इकिमोव। अब एलेक्सी भी याद हो जाएंगे आपको एलेक्सा से, ठीक है। हेलो एलेक्सा या एलेक्सा, तो आप इससे याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब भौतिकी में नोबेल पुरस्कार में। तो भौतिकी में किसको दिया गया है? भौतिकी में दिया गया है पियरे एगोस्टिनी, इसके बाद फेरेंक क्राउज और एनी एल हुइलियर को ये प्रदान किया गया है भौतिकी में नोबेल। अब क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एको सेकेंड पल्स उत्पन्न करी, इसलिए इनको यह जो पुरस्कार है ये प्रदान किया गया है। इसके बाद कर लेते हैं साहित्य में। तो साहित्य में जॉन फॉसे को दिया गया है, और वहीं यदि मैं बात करूं शांति में, तो शांति में नरगेस मोहम्मदी जो कि ईरान की हैं और इन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, शांति में किसको मिला है? नरगेस मोहम्मदी जो कि ईरान से संबंधित है। चलिए आगे आ जाते हैं, आप देख लेते हैं नैनो पीटीए के बारे में। क्या है यह नैनो पीटीए? यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लीन वाटर दिख रहा है, 10 मिनट सनलाइट दिखाई दे रही है और नैनो पीटीए दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली इस अगर इमेज से मैं समझाने का आपको प्रयास करूं तो नैनो पीटीए क्या है? ये एक पदार्थ है जो बनाया गया है और इसको यदि हम पानी में किसी ऐसे मिश्रण में डालते हैं जिसमें अशुद्धि है, ठीक है, और उसको 10 मिनट के लिए सूर्य की रोशनी में रख दिया जाता है, तो वो पानी क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। तो बेसिकली ये वाटर को साफ करता है। सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं पिक्चर से समझाने का प्रयास करूं तो ये है। चलिए अब देख लेते हैं आगे इसमें क्या है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान के सामग्री अनुसंधान केंद्र के शोधकर्ताओं ने अपशिष्ट जल उपचार, जैसे कि मैंने बताया ना अपशिष्ट जल, इसके उपचार और संभावित चिकित्सा निदान हेतु नैनो पीटीए नामक एक अत्याधुनिक एंजाइम मिमेटिक का विकास किया है, ठीक है। तो नैनो पीटीए का बेसिकली विकास किया गया है, किसके द्वारा? भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है? तो अपशिष्ट जल का जो उपचार, यानी कि जो गंदा जल होता है उसको साफ करने के लिए इस नैनो पीटीए का यूज किया जाएगा, इसीलिए इसको क्या किया गया है? विकसित किया गया है। आगे देख लेते हैं। तो नैनो पीटीए एक प्लैटिनम युक्त नैनोजाइम है। क्या है ये? यह एक प्लैटिनम युक्त नैनोजाइम है। ये है नैनो पीटीए, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। और ये कैसा है? एक प्लैटिनम युक्त नैनोजाइम है। यदि इस प्लैटिनम युक्त नैनोजाइम को हम किसी अपशिष्ट जल में डालते हैं या इंडस्ट्रियल वाटर जो आता है, गंदा होता है ना, बहुत गंदा पानी निकलता है, उसमें हम डालते हैं, तो ये क्या करता है कि इसको लेकिन डाल करके हमें कुछ देर सूर्य की रोशनी में रखना पड़ेगा। देन सनलाइट के साथ ये रिएक्ट करता है और ये जो वाटर है इसको पूर्णतया क्लीन कर देता है, साफ कर देता है, ठीक है। तो यह सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर औद्योगिक अपशिष्ट जल में जहरीले रसायनों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर सकता है। अब इसको उत्पादित करने का उद्देश्य ये था कि जो जैविक तरीके से हमारे जल को साफ करने वाले जो उत्पाद होते हैं उनको बनाने में बहुत टाइम लगता है, पैसा भी बहुत लगता है, तो इसीलिए इसका विकास किया गया और इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं? अपशिष्ट जल को साफ कर सकते हैं और चिकित्सा में भी इसका यूज हो सकता है। तो यह थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जो हमने डिस्कस करी। लेकिन अब डेली आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी से संबंधित प्रश्न होगा और डेली आपको वह प्रश्न सॉल्व करना होगा, मुझे कमेंट में आंसर बताना होगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई आज का प्रश्न क्या है। तो हाल ही में किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है कैटलिन कॉरिको को, दूसरा है मोंगी जी बोविंडो को, तीसरा है पियरे एगोस्टिनी को और चौथा है जॉन फॉसे को। तो मुझे आंसर बताइए कि कौन सा राइट आंसर है आपका। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। और जैसे कि मैंने बोला कि ये सीरीज अब आपकी डेली चलेगी और आपको इससे बहुत ही अधिक फायदा होने वाला है, तो डेली इस सीरीज से जुड़िए और लोगों के साथ शेयर भी करिए। यदि आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में अवश्य बताएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और आंसर देना बिल्कुल भी ना भूलें।